नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एमएसएमई के 51,000 करोड़ मेगा ऋण वितरण समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने प्लेज योजना के तहत मथुरा, अमरोहा, सीतापुर और मेरठ के प्लेज पार्कों के निर्माण की पहली किश्त वितरित की है। साथ ही सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल में ओडीओपी के 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कौशांबी की सीएफसी टीम को स्वीकृति पत्र भी सौंपा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के 1 दर्जन लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी बांटे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी भी सौंपी। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं, तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में सीटों को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी मुख्यमंत्री योगी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इसे लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज देखिए, अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है, कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? आज देखिए, अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको
कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में तंज कसते हुए कहा कि वो भी अब राम मंदिर समारोह में आमंत्रण की बात करते हैं जो समय पर राम मंदिर का नाम लेने से भी हिचका करते थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद साहब जुड़ गए हैं। फखरुल हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। फखरुल साहब, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तंज कस रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं पर, समाजवादी पार्टी पर। कह रहे हैं कि जो लोग पहले हिचका करते थे नाम लेने से भी अयोध्या का, वो आज कह रहे हैं कि अगर इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा तो हम भी जाएंगे। लेकिन लगातार आप लोगों का कहना है कि इस पर राजनीति की जा रही है, बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, विपक्ष में बैठे पलटवार भी लगातार आप लोग कर रहे हैं। लेकिन फखरुल साहब, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के लिए धर्म वो आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म वो राजनीति का विषय है। इसलिए जिनको राजनीति धर्म पे करनी है, मंदिर मस्जिद पे करनी, हिंदू मुसलमान पे करनी है, वो करते रहे। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि 112 की महिलाएं जिनके 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, आप तो 1 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग हैं। 2014 में जो नौजवान 10,000 रुपए की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, आज 2024 प्राइवेट सेक्टर में 1,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। और पार्टी की सरकार क्या कहती थी उन महिलाओं से कि तुमको हटा देंगे, हमें तो 7,000 रुपए में नौजवान मिल जाएगा काम करने के लिए। तो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आपने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है कि 7,000 रुपए में भी नौजवान काम करने को तैयार है। इतनी बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे जनता का ध्यान न जाए, दूध दही पे टैक्स लेने वालों पे जनता का ध्यान न जाए, महिला सुरक्षा पे, बलात्कारियों को बचाने वालों पे जनता का ध्यान न जाए। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो धर्म का सहारा लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको मुद्दों पे वापस लेके आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना ही पड़ेगा कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, ठीक है, तो दही से टैक्स वो कब समाप्त होगा। जी, मैं लौटता हूं फखरुल साहब आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मैथानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने पलटवार किया है आपके ऊपर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, राम मंदिर का मामला है, लेकिन आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। और फखरुल साहब भी कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से अन्य मुद्दों को हवा दी जा रही है और इस मुद्दे पर ज्यादा बात की जा रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो एक जेब में जनेऊ रखते हैं और एक जेब में टोपी रखते हैं, और जहां पर जैसा वातावरण देखते हैं राजनीतिक एजेंडा बना करके उस जगह पर उस तरह का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो शर्म के मारे आज वहां पर मंदिर में दर्शन के लिए जाने के निमंत्रण की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे। कल तक ये मंदिर का नाम लेने में शर्माते थे, इनका वोट बैंक ना खसक जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये डेवलपमेंट की बात क्या करेंगे कि इनके शासनकाल में लोगों ने कहा था, हम लोग कहते तो ये कहते भाजपा ही है, नारा दिया था 2017 में कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। ये जनता ने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, और तब इनको नकारा था। ये क्या शासन और सत्ता की बात करेंगे जो केवल एक परिवार के डेवलपमेंट के लिए ही पूरी राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए ये लोग, जिनके मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए इनका कैबिनेट मंत्री जेल में, गायत्री जी आज भी जेल में है। ये क्या बात करेंगे सत्ता शासन। लेकिन मैथानी साहब, लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड कर रही है, ये
तय कर रही कि कौन शख्स इसमें निमंत्रण के तौर पर आएगा, मेहमान के तौर पर आएगा। ये भी अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है, और जो निमंत्रण को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं। नहीं, देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं जा रहा है और वहां की ही केवल वो कमेटी ही डिसाइड कर रही है। अब चूंकि ये मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, जनता के हितों का कभी इन्होंने अपने शासन में इतनी बार शासन किया, कभी सोचे होते तो लोग इनको ना बैठालते। हम अपने ही देश में लोगों को, सब सरकार को समर्पित करते हुए और अपनी अगर राम मंदिर और धर्म और आस्था को भी संरक्षण देने का काम करें तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि इनकी लड़ाई केवल ये नहीं है, इनके बयानों के पीछे तर्क पर जाइए तो आप पाएंगे कि कांग्रेस और इनमें सिर्फ यही है कि केवल तुष्टीकरण में हमारे मुस्लिम भाई बहनों को कैसे ये भ्रमित करके उनका वोट, ठीक है, मैथानी साहब एक बार जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अपने पाले में रखे, केवल इनका ये उद्देश्य है। मंदिर में अगर ये दर्शन करने जाए तो कोई इनको रोकने वाला है क्या? ठीक है, आप ये केवल और केवल चूंकि शर्मसार हैं, इन्होंने ऐसे मुद्दा नहीं है फखरुल हसन चांद साहब, इसलिए आप लोग लगातार इस तरह से बयान दे रहे हैं। सुरेंद्र मैथानी जी का पलटवार है। देखिए, इनसे पूछिए ना, हमने तो नौजवानों के रोजगार की बात की, क्या जवाब दे पाए? जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं विधायक, मैं दे देता हूँ जवाब। रोजगार में ये क्या जानते हैं विधायक? इनको अपने ज्ञान का वर्णन करना चाहिए। अरे ये विधानसभा नहीं, विधायक सुनिए, यहाँ तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, एक एक करके मैथानी साहब और फखरुल साहब एक एक करके। जी फखरुल साहब कंप्लीट करिए। हाँ सुनिए, देखिए, विधान परिषद में भर्ती हुई, विधान परिषद में भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार कहाँ चली जाती है? माननीय सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, वहाँ तो उससे रोक लगवा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, इनको अगर राम मंदिर पे कुछ बोलने के लिए नहीं हमें मालूम है आपके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, सुरेंद्र मैथानी साहब और फखरुल हसन चांद साहब, समय इतना ही था, माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोकना पड़ रहा है, समय इतना ही था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसको लेकर एक तरफ कार्यक्रम की तैयारियां हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर बयान और पलटवार भी दिखाई दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और आपको बता दें कि ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि ड्राइवर ही देश के ड्राइवर को बदल देंगे। ड्राइवरों का दर्द वही समझ सकता है जिन्होंने उनके साथ रोटी साझा की है। ड्राइवरों के खिलाफ लाए गए काले कानून के विरोध में हमारी तरह देश प्रदेश की जनता भी ड्राइवरों के साथ खड़ी है, और दम भी भाजपा सरकार को बैक गियर भी डालना होगा और यूटर्न भी करना होगा। और आपको इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर बता दें, जहां ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आज वाराणसी की जिला कोर्ट में बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, और सुनवाई इस लिहाज को लेकर होगी कि जो एएसआई की रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्या वो सार्वजनिक की जाए या सार्वजनिक ना की जाए। चूंकि मुस्लिम पक्ष इसे सार्वजनिक ना करने की अपील कर रहा है, तो और आपको बता दें कि लगातार हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इसको सार्वजनिक किया जाए। बहरहाल आपको बता दें, करीब 2:30 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई होगी वाराणसी की जिला अदालत में, और उसमें इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। क्या कुछ होता है सुनवाई में, देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि करीब 100 दिनों का सर्वे था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और उसके बाद ये रिपोर्ट पिछले महीने दाखिल की गई थी जिला अदालत में। आज देखिए, एसआई सर्वे जो हुआ था, ज्ञानवापी परिसर का जो 92 दिन सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। चूँकि बंद लिफाफे में पूरी सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। हम लोगों का मांग था, प्रार्थना पत्र था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला सुना था, और सुनने के बाद आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप इसको बंद लिफाफे में आप दाखिल नहीं करेंगे। तो ये मांग हम लोगों की थी कि इसको खुले जो है लिफाफे में बंद न किया जाए, खुले तौर पे इसको जो है दाखिल किया जाए। और चूँकि मुस्लिम पक्ष का भी एक प्रार्थना पत्र था कि इसको बंद लिफाफे में ही रखा जाए और सीक्रेट रूप से इससे सुनवाई हो, पब्लिक डोमेन में इसको प्रसारित न किया जाए। ये मामला उनका कहना था सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको जो है ये, और जो भी इसमें पक्षकार हो या जो भी उनके अधिवक्ता अगर इस सर्वे रिपोर्ट की नकल लेना चाहते हैं तो उनसे एक एफिडेविट लिया जाए। एफिडेविट लेने के बाद इनसे शपथ पत्र लिया जाए कि इसको पब्लिक डोमेन में ये लीक नहीं करेंगे।
इसका विरोध हम लोगों ने किया था। इस पे सुनवाई आज होनी है। ऐसा है, देखिए रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है विगत कुछ तिथियों पहले एएसआई द्वारा। सर्वे रिपोर्ट जो भी थी वो काफ़ी बल्कि रिपोर्ट है और उसको सील्ड कवर में उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो उस पर अंजुमन इंतज़ामिया ने कहा, एक एप्लीकेशन फाइल किया और कहा कि साहब इसको जो है सीक्रेट रखा जाए और इसको जो है किसी प्रकार से पब्लिसाइज न किया जाए, और अगर इसको जो प्लेंटिफ्स हैं मतलब हम लोगों को ये अगर देते भी हैं, दिया भी जाए तो अंडरटेकिंग के बाद दिया जाए। तो देखिए इसमें कहना मेरा यही है, इस पर ही सुनवाई होनी है और इस पर हमारी आपत्ति दाखिल हो चुकी है। और इतना सा ही कहना है कि देखिए ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है और कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग नहीं है, तो इसलिए इसको जो है जनता के सामने आने से या किसी तरीके से इसको रोका जाना, ये जो है वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके एसेंस के अगेंस्ट है और जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट है। तो इसी पर आज सुनवाई होनी है। ऑनरेबल कोर्ट जैसा फैसला देगा उस हिसाब से हमको रिपोर्ट आगे मिलेगी और फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा और सर्दी से जनता परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश की संभावना है, यानी सर्दी और बढ़ेगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज और आगरा की तस्वीरें देखिए। किस प्रकार से जो सर्दी का सितम है वो आम जनता की परेशानियों में इजाफा निरंतर कर रहा है और आने वाले समय में भी अगर बारिश होती है तो मुश्किलें निश्चित तौर पर और बढ़ेंगी, सर्दी और बढ़ेगी। ठंड काफ़ी है और बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरा ज़्यादा है और कल तो बहुत गलन थी और आज जो अलाप देख लीजिए आप, जो है अलाप जल रहे हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गलन पड़ रही है। क्या करें, कोई कुछ है तो है नहीं है। इधर की तरफ भी आँचें जला रहे रोड पे, और क्या करें, यही है गरीब गुरबा के लिए, तो और क्या कर सकते हैं। ठंड तो काफ़ी है, बहुत ठंड पड़ रही है। जब मजबूरी होती है तभी इस ठंड में आदमी निकलता है और कहीं अलाव अगर जला हुआ मिलता है तो वहाँ अपना ताप करके अपना जो है ठंड को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठंडी तो इतना है कि अब ना पूछिए, की ठंड है। ये समझ लीजिए कैसे हम लोग बैठ के समय काटते हैं, ये ऊपर वाला जानता है बस। अच्छा, बारिश भी हो रही है क्या? बारिश तो हो ही रही सर। हाँ, बारिश हो रही, बहुत मतलब धीमी धीमी हो रही है पर बारिश बहुत। ठंडी से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? यही अलाव जलाते हैं सर, प्रकार अलाव, ये कपड़ा कहीं कुछ जला जला के अपना समय काट रहे हैं। मालिक ठंडी बहुत विशेष ठंडी है। यहाँ आदमी ठंडे में कपड़ा पहनने पे भी सर्दी खाता है और उसके बावजूद कि न लकड़ी है न कोई व्यवस्था है। लेबर परदेसी आता है, यहीं सोता है, रात में ठंडे में अकड़ जाता है, अस्पताल जाके वो मर जाता है, वो फिर लावारिस में चली जाती है इसकी लाश। कितनी ठंडी है? ठंडी तो हम पढ़े लिखे नहीं उसका कुछ बता सकें, फिलहाल की बहुत विशेष ठंडी है। भैया देखिए, यहाँ पर तो ठंडी बहुत तेज है और 2 दिन से रुक रुक के बारिश भी हो रही है। अभी सुबह से चालू हुआ है स्लो बारिश है, जबकि यहाँ ठंड के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बारिश से क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत तो कई तरह का है। आदमी का धंधा पानी भी चौपट है, उसके बाद जो है ठंड के कारण आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लखनऊ में आज सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से बारिश होने के चलते तमाम लोग जो है ऑफिस जाते समय बहुत परेशान हुए और तमाम लोग भीगते हुए अपने ऑफिस पहुंचे हैं। जो बाइक से चलते दोपहिया चलने वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पूरे लखनऊ में पानी बरस रहा है। अभी स्थिति यह है कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी अभी शाम तक आप बूंदाबांदी होगी, छिटपुट बूंदाबांदी चलेगी और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि पानी बरसने के बाद थोड़ा ठंड बढ़ेगी और जो ठिठुरन भी बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। यूपी के मौसम बदलने का अहम कारण ये बारिश है और बारिश के बाद जो है अब ठंड निश्चित होनी है। दूसरी तरफ जो है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में कल से जो बारिश होगी और अभी यूपी की स्थिति कल से ठीक हो जाएगी। तो जो स्थिति लखनऊ की है वो जहां तक देख रहे हैं, बच्चों को हर स्कूल बंद कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने जो 6 तारीख तक जो है स्कूल बंद कर दिए हैं, इसलिए छोटे बच्चों को दिक्कतें नहीं है, पर यूनिवर्सिटी केवल परीक्षाएं चल रही हैं और वो बड़े बच्चे हैं, उनको आना जाने में तो दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लखनऊ की बदलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रैन बसेरों में ठिठुरन के
जो लोग ठिठुर रहे हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। जिला प्रशासन और नगर निगम लकड़ियों के चौराहों में व्यवस्था करा रहा है ताकि कम से कम लोग जो है ठिठुरन से परेशान हो और उन्हें जो है थोड़ा ठंड से राहत मिल सके। लेकिन इतना जरूर है कि अभी यह मौसम बदलेगा और बार बार इसका जो है बदलना जो है लोगों को बीमारियों को भी चपेट में लाएगा। अब डॉक्टर भी अस्पतालों में भी जो है कोशिश की जा रही है कि वहां भी बेहतर प्रबंध हो ताकि लोग अस्पताल पहुंचे तो उनको इलाज मिल सके। पर ठंड से ज्यादातर जो है परेशानी होगी और ये परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन लगातार चेत रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन के इंतजाम कितने कारगर होंगे और वो कितना का इंतजाम कर पाता है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध राधा वल्लभ लाल के मंदिर में सर्दी के मौसम में शीत उत्सव मनाया जा रहा है और इसके चलते राधा वल्लभ जी को ठंड से बचाने के लिए प्रबंध भी किए गए हैं। राधा वल्लभ जी को गर्म रजाई उड़ाई गई है, साथ ही उनके पास अंगीठी का भी प्रबंध किया गया है और इसके अलावा भोग के रूप में मेवों से बनाई गई मिठाई भी चढ़ाई जा रही है। जैसे आजकल सर्दी का मौसम आप देखेंगे श्री जी ने रजाई ओढ़ रखी है, उनके पास अंगीठी जल रही है और ये सर्दी का आप देखें बाहर कोहरा पड़ रहा है, पूरा ठाकुर जी अपनी अंगीठी जला के पूरा ताप ले रहे हैं। और भोग में आप देखें सब मेवा प्रसाद, जैसे हम मिश्री माखन का भोग तो लगता ही लगता है रोज, आजकल जैसे सौंगी हो गई, बादाम, मेवा, इन चीज़ों का भोग लग रहा है और ठाकुर लाल जी पूरा ठंड का मजा ले रहे हैं। ये हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं ये लाड़ के ठाकुर हैं, ये आनंद प्रदान करने वाले ठाकुर हैं, सुख प्रदान करने वाले ठाकुर हैं। और ये जो अब शीतकालीन चल रहा है ठंड का उत्सव, ये शीतकालीन भी हम उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव हमारे यहाँ बनता है खिचड़ी रूप में, खिचड़ी के उत्सव रूप में। श्री जी अब आने वाले आगामी समय में श्री जी खिचड़ी पाएंगे, विभिन्न प्रकार की खिचड़ियाँ, मीठी खिचड़ी, फीकी खिचड़ी, मेवा युक्त खिचड़ी, उसमें गरम केसर की उसमें प्रधानता होगी। बड़ा आनंद का उत्सव है। रबड़ी, कुलिया, चुपिया, ऐसे ऐसे पकवान, व्यंजन जो श्री जी के सन्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे और सब भक्तों में प्रसादी रूप में वो बटेगा। शीतकालीन के लिए श्री जी के लिए बड़ी विभिन्न प्रकार अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रजाइयाँ और उनके आगे समक्ष उनकी अंगीठी रखी जाती है। अंगीठी इसलिए क्योंकि शीतकालीन का समय है, ये शीतकालीन भी उत्सव है एक, तो आप सब श्री जी के आके यहाँ पे दर्शन करें। और चलिए अब रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर लगी वाहनों की लंबी कतार, लोग पेट्रोल भरवाने के लिए परेशान, टैंकर नहीं पहुंचने से पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी। रायबरेली में भी दिखा अफवाहों का बाजार गर्म, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने वालों की लगी भारी भीड़, लंबी कतारों को काबू करने में लगे पुलिसकर्मी। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में आरोपी ने युवक की गोली मारकर की हत्या, परिवार में मचा कोहराम। हरियाणा से बोरिंग का काम करने आया था शख्स। आगरा में कोरोना का मिला चौथा मामला, जर्मनी से लौटे साइंटिस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव, आईएसबीटी पर हुई थी जांच। अलीगढ़ की जनता को नववर्ष की मिली बड़ी सौगात, मिनी एयरपोर्ट को डीजीसीए से मिला लाइसेंस, जल्द उड़ान भरेंगे विमान। लखीमपुर खीरी में पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा नए कानून लाकर आम जनता को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, शहर में बने रैन बसेरे और अलाव की देखी व्यवस्था। बागपत में असामाजिक तत्वों ने मजदूरों द्वारा इकट्ठा किए गए पुराल में लगा दी आग, लाखों का पुराल जलकर हुआ खाक, पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। महोबा में अज्ञात कारणों से युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कासगंज में युवक का आत्मदाह करने का प्रयास, निर्माण कार्य रोके जाने से नाराज था शख्स, पुलिस ने बचाई युवक की जान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।